हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर रशियन रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 12। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द ब्लडी संडे, मीन्स 1905 में जो रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसमें हमने क्या देखा था कि एक बार रेवोल्यूशन हो चुका है रशिया में ऑलरेडी, जिसके बाद जार ने डूमा का फॉर्मेशन अलाउ कर दिया था। डूमा का फॉर्मेशन मतलब एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट फॉर्म करने की अनुमति दे दी थी। अब उस डूमा को एक बार सस्पेंड किया, 2 बार सस्पेंड किया, थर्ड डूमा 5 इयर्स तक चलती रही। ऐसे ही 1914 तक सिचुएशन मीन्स एज इट इज चलती रही। थोड़ा बहुत उथल पुथल रहा, प्रॉब्लम्स रही, लेकिन कभी ऐसे कोई आवाज नहीं उठी। बट 1914 में एक बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ। वो क्या था? तो वो हमारा टॉपिक बता रहा है, दैट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 में शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्वमेंट था किसका? रशिया का। रशिया इन्वॉल्व था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो यहाँ पे हम चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, क्या हुआ। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन बिटवीन, किन के बीच में हुआ था? दो टीम के बीच में हुआ था, अलाइड पावर, सेंट्रल पावर। तो एक साइड में थे जीटीए और दूसरे साइड में बीआरएफ। अब सोचोगे सर ये जीटीए बीआरएफ क्या है? तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जान के लिखा है ताकि आप लोग को एक ट्रिक बता सकूं। जीटीए एक गेम है, वॉइस सिटी, जीटीए वॉइस सिटी कार रेस का एक गेम होता है, ज्यादातर लोगों को पता होगा। तो एक टीम में जीटीए था और दूसरी टीम में बर्फ, बीआरएफ। ये याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। तो जीटीए क्या था? जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया। ठीक है, एक साइड में जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया था, और दूसरे साइड में बीआरएफ, ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस। तो कौन सी दो टीम्स के बीच में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो एक था जीटीए मीन जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, और दूसरे साइड में बीआरएफ, ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस। यहां तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हम इन कंट्रीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, इन कंट्रीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा बात करेंगे हम रशिया के बारे में, और थोड़ी सी बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी के बारे में क्यों बात करेंगे? जर्मनी के बारे में बात करने का दो रीजन है कि जर्मनी के साइड से जो रशिया में इंडस्ट्रीज थी वहां पे इंडस्ट्रियल सप्लाई होता था, ठीक है, रॉ मटेरियल्स का सप्लाई होता था, जिसे जर्मनी ने रोक दिया था। तो वो चीज थोड़ा सा देखेंगे। और दूसरी चीज हम देखेंगे कि जो रशिया था, रशिया के जो जार थे, ये चीज पहले बता चुका हूं शायद, जो जार थे उनकी जो वाइफ थी जारियाना, ठीक है, अलेक्जेंड्रा जारियाना। तो जो जार की वाइफ थी वो एक जर्मन प्रिंसेस थी। अब वार अगर रसिया और जर्मनी में हो रहा है तो कहीं ना कहीं रसिया अपने ससुराल मीन्स जो जार है वो अपने ससुराल से लड़ रहा है, क्योंकि जर्मनी के किंग से ही तो लड़ेगा। और अलेक्जेंड्रा कौन थी? जो जारियाना अलेक्जेंड्रा थी जार की वाइफ, वो जर्मन प्रिंसेस थी। तो ये एक पॉइंट हम देखेंगे आगे। फिलहाल पहला पॉइंट क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ, और किन दो टीम के बीच में हुआ था? तो जीटीए, जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, एंड बीआरएफ, ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस। सेकेंड पॉइंट इज दैट रशियन आर्मी वॉज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती थी वो रशियन आर्मी थी, ठीक है। रशिया की आर्मी सबसे बड़ी थी, सबसे स्ट्रांग मानी जाती थी। अब अगला पॉइंट, इनिशियली देखो ये दो सिंपल से पॉइंट्स थे, जनरल पॉइंट्स थे कि क्या था उस टाइम पे, क्या चल रहा था। अब आते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा, कैसे ये रशिया पे, अभी तक पूरी बात कर रहे थे कि क्या जनरल ओवरव्यू था। अब आते हैं कि रशिया का इससे क्या रिलेशन रहा, क्या इम्पैक्ट रहा रशिया पे। तो पहला पॉइंट है कि इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में द वॉर वॉज वेरी फेवरेबल, मीन्स कह सकते हो वेरी पॉपुलर। पॉपुलर इन द सेंस कि रशिया के जो सिटीजन्स थे, रशियंस जो थे, उन्हें लगता था कि ठीक है वार चल रहा है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे जार का, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स इंडिया पे अगर अटैक होगा तो इंडियन पीपल्स गवर्नमेंट का सपोर्ट जरूर करेंगी, अपनी कंट्री का ही सपोर्ट करेंगी। तो सेम चीज हुआ वहां पे। इनिशियली द वॉर वॉज वेरी पॉपुलर, पॉपुलर इन द सेंस कि इट अट्रैक्टेड एवरीवन सपोर्ट, ठीक है, इट गॉट एवरीवन सपोर्ट, सभी लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। बट लेटर ऑन द सपोर्ट ग्रीव थिन,
द सपोर्ट ग्रू थिन का मतलब कि आगे चल के जो सपोर्ट लोगों का उन्हें मिल रहा था वो खत्म होने लगा। अब क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों खत्म हो रहा था? स्टार्टिंग में जब सपोर्ट मिलना शुरू हुआ तो बाद में खत्म क्यों हो रहा था? तो पूरा जो इम्पैक्ट पढ़ेंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि पहले जो सपोर्ट मिल रहा था वो धीरे धीरे खत्म क्यों होने लगा। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से लोगों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया। तो आगे देखते हैं, रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड कहाँ पे? ऑस्ट्रिया। देखो, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रशियन आर्मी जो थी वो बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। ठीक है, जीत नहीं मिली थी इनको। 1914 से 1916 तक ये बुरी तरीके से हारे थे। 1916 तक क्यों? तो ये आगे आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेगा समझ में आएगा कि 1916 तक की ही बात क्यों हो रही है। ठीक है, फिलहाल क्या बोला जा रहा है कि रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो रशियन आर्मी थी बुरी तरीके से हार रही थी। अब देखो हार कितनी बुरी कर रही थी, देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज का मतलब डेथ और इंजर्ड ये सब। तो 7 मिलियन कैजुअलिटीज थी एंड देयर वर 3 मिलियन रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज क्या होते हैं? तो जिनके पास खाने और रहने का कोई साधन न बचे। ठीक है, जैसे अगर किसी कंट्री से किसी को निकाल दिया जाए तो उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं रहता, कुछ रहने के लिए कोई जगह नहीं रहती है। अगर कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, बाढ़ आ जाए या फिर साइक्लोन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी लोगों का घर बार उजड़ जाता है, तो उन लोगों को रिफ्यूजीज बोलते हैं। तो रिफ्यूजीज किसे कहते हैं? जिनके पास रहने और खाने की जगह खाने की जो इंतजाम है वो ना रहे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटीज एंड 3 मिलियन रिफ्यूजीज। इसका मतलब है कि 7 मिलियन कैजुअलिटीज हुए थे, जो डेड थे, इंजर्ड थे, एंड देयर वर 3 मिलियन क्या रिफ्यूजीज, 3 मिलियन रिफ्यूजीज हो गए थे। अब रिफ्यूजीज कैसे हुए थे ये भी आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि वार हो रहा है। अगर रशिया और जर्मनी में वार चल रहा है तो रशिया के लोग रिफ्यूजीज कैसे बन जाएंगे? लोगों के पास रहने खाने के लिए तो जगह है नहीं ना, तो रिफ्यूजीज कैसे हो जाएंगे? तो ये देखो, इसके लिए अगला पॉइंट, रिट्रीटिंग रशियन आर्मी। अब हार रहे थे, ऑस्ट्रिया से भी हार रहे थे, जर्मनी से भी हार रहे थे, तो हारते टाइम ये पीछे भाग रहे थे, वापस अपनी कंट्री में भाग रहे थे, क्योंकि वो दौड़ा रहे थे तो ये उनकी कंट्री में जा नहीं पाते थे। तो वापस जो रशियन आर्मी थी ये अपनी कंट्री में रिट्रीट कर रही थी। रिट्रीट का मतलब कि वापस आ रही थी, और जैसे जैसे ये वापस आ रही थी, जर्मन और ऑस्ट्रियन जो थे वो इन्हें इनकी कंट्री में ही दौड़ा रहे थे। नाउ रिट्रीटिंग रशियन आर्मीज क्या किए ये लोग? तो रिट्रीटिंग रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट क्या? टू प्रिवेंट एनिमीज फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड। इस पॉइंट को पूरा समझ लो, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। रिट्रीटिंग आर्मी जो थी, जो रशियन आर्मी वापस आ रही थी, वो अपने ही कंट्री के जो क्रॉप्स और बिल्डिंग्स थे, जो खेत में क्रॉप्स थे और जो बिल्डिंग्स थी, उसे डिस्ट्रॉय कर रही थी। अब रशियन आर्मी अपनी कंट्री की बिल्डिंग और क्रॉप्स को क्यों डिस्ट्रॉय कर रही थी? ताकि जो जर्मन और ऑस्ट्रियंस आ रहे हैं उनकी कंट्री में, उन्हें रहने मतलब छुपने के लिए, रहने के लिए और खाने के लिए कोई जगह ना मिले। इसलिए जिस रास्ते ये आ रहे थे उस रास्ते सारे क्रॉप्स, सारे बिल्डिंग्स को ये डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। अब जितने बिल्डिंग्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, उन बिल्डिंग्स के लोग कैजुअलिटीज में ही तो आएंगे। तो इस वजह से रसिया में टोटल 3 मिलियन रिफ्यूजीज में आएंगे, तो 3 मिलियन रिफ्यूजीज हो गए थे। ठीक है, तो क्या पॉइंट है? रिट्रीटिंग रशियन आर्मीज डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स, क्रॉप्स और बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय करे थे टू प्रिवेंट द एनिमीज टू लीव, टू बी एबल टू लीव ऑफ द लैंड। मतलब जमीन पे उन्हें रहने के लिए कोई जगह ना मिले, ना ही खाने के लिए और ना ही छिपने के लिए। ठीक है, इस वजह से वो अपने ही क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब देखो इतनी सारी चीज चल रही थी, रशियन आर्मीज लगातार हारे जा रही थी, 1914 से 1916 तक ये हार रही थी। अब इतनी बुरी तरह हारने के बाद 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो चुकी थी। कैजुअलिटीज जब आर्मी लड़ रही है तो कैजुअलिटीज बेसिकली किसका होगा? आर्मी का ही कैजुअलिटीज होगा। तो बहुत ज्यादा आर्मी की डेथ हो चुकी थी, 3 मिलियन लोग रिफ्यूजीज बन चुके थे। इसकी वजह से आर्मी डिड नॉट वांट टू फाइट। अब आर्मी और लड़ना नहीं चाहती थी। आर्मी ने कहा कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, बट
कर क्या सकते हैं, गवर्नमेंट को ऑर्डर है, आर्मी ज्वाइन किया है तो गवर्नमेंट जब तक कहेगी उन्हें लड़ना है तो मजबूरन उन्हें लड़ना पड़ रहा था। तो आर्मी डिड नॉट वांट टू फाइट, लड़ना चाह रही थी लेकिन मजबूरन लड़ना पड़ रहा था। रशियन पीपल वांट द वॉर टू बी क्लोज्ड, रशियन पीपल वांटेड एन एंड टू द वॉर, ये चाहते थे कि पीपल भी चाहते थे कि वॉर खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि 3 मिलियन रिफ्यूजीज हो चुके थे, लोगों के घर बार उजड़ रहे थे, और साथ ही साथ अभी आगे इसमें 7 पॉइंट्स लिखा है, अभी आगे और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि पब्लिक क्यों ज्यादा नाराज थी। ऑफ कोर्स आर्मी मर रही है तो भी पब्लिक नाराज रहेगी, देश हार रहा है तो भी नाराज रहेगी। तो इन सारी चीजों की वजह से अब ना ही गवर्नमेंट को आर्मी सपोर्ट कर रही थी और ना ही वहां की पब्लिक सपोर्ट कर रही थी। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, एंटी जर्मन सेंटिमेंट का मतलब अभी तक लोगों की जर्मनी के प्रति जो फीलिंग्स थी वो थोड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन अब जो जर्मनी के प्रति इनकी फीलिंग है वो एंटी हो रही थी। एंटी का मतलब कि जर्मनी के प्रति तो लोगों के अंदर हैट्रेड की फीलिंग आ रही थी, लोगों को नफरत हो गया था अब जर्मनी से। ऐसा क्यों हुआ था? इसका 2 रीजन था। पहला रीजन तो ये था कि जर्मनी से हार रहे थे, जर्मनी से वार लड़ रहे थे, तो ऐसे ही एंटी जर्मन सेंटीमेंट जनरेट होगा। दूसरा रीजन ये था कि जो जार की वाइफ थी जारियाना, वो जर्मनी की थी और लोगों को ऐसा लग रहा था कि जार जो है वो जान के, ठीक है, जर्मनी से वार जो है वो अच्छे से नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं मतलब कि जार, उनको लगता था कि जारियाना जो जर्मन की थी उनको लगता था कि उसकी वजह से कुछ ये बुरी चीजें हो रही हैं, तो वो लोग जारियाना से भी नफरत करते थे और जारियाना से नफरत करने की वजह से जार से भी नफरत इन लोगों को हो गया था। तो एंटी जर्मन सेंटीमेंट जो था ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, इतनी नफरत लोग करने लगे थे कि अभी जो हम लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग पढ़ा है, सेंट पीटर्सबर्ग पढ़ा है ना, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग, जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके, क्योंकि ये जर्मन नाम था तो नाम चेंज करके उस सिटी का, पूरे सिटी का नाम ही चेंज करके पेट्रोग्रेड सिटी रख दिया था। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्रेड रख दिया था। अब इसके बाद का अगला हमारा टॉपिक आएगा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, तो वो पेट्रोग्रेड सेंट पीटर्सबर्ग ही है, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है कि एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स लोगों के अंदर जनरेट हो रहा था। हमारा अगला पॉइंट है कि इंडस्ट्रीज वर बैडली अफेक्टेड। अभी देखो, अभी तक 7 पॉइंट्स में हमने क्या देखा कि वार कैसे चल रहा था, फील्ड पे क्या हो रहा था। अब हम देखते हैं कि कंट्री साइड में क्या चल रहा था, मीन्स पूरे कंट्री में क्या चल रहा था। तो इंडस्ट्रीज वर बैडली अफेक्टेड। रसिया में ऐसे ही इंडस्ट्रीज कम थी, मैंने पहले ही बताया कि इंडस्ट्रीज वर फ्यूअर इन नंबर। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रीज उतनी ग्रो नहीं हुई थी, तो उसमें भी इंडस्ट्रीज वर बैडली अफेक्टेड। कैसे अफेक्टेड हुई थी? तो सप्लाईज वर कट ऑफ। जो इंडस्ट्रीज में जो बेसिकली रॉ मटेरियल्स था, रॉ मटेरियल्स की सप्लाई भी बंद कर दी गई थी। सप्लाई कैसे होती है? बेसिकली किसी भी कंट्री में अगर किसी फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट करना है तो वो एयरवेज या रोडवेज से हो नहीं पाता है, होता कैसे है? वाटरवेज से। और रसिया के पास एक वाटरवेज था, बेल्टाइक सी, ठीक है, बेल्टिक सी जो था उस पे जर्मन का कंट्रोल था, तो जर्मन ने बेल्टिक सी पे बैरियर लगा दिया था, रोक लगा दिया, मीन्स एक बैरियर इम्पोज कर दिया था, जिसकी वजह से जो रशियन शिप्स था जो इनके गुड्स को इंपोर्ट करता था वो वहां से पास नहीं हो पा रहा था। तो बिकॉज ऑफ द जर्मन कंट्रोल्स ओवर द बेल्टिक सी द सप्लाईज वर कट ऑफ। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बार वर्ल्ड मैप देख लेना कि रशिया के बगल में बेल्टिक सी कहाँ पे है। तो बेल्टिक सी जो है, अब एयरवेज या वाटर रोडवेज से तो इंपोर्ट हो नहीं पाता, तो वाटरवेज एकमात्र साधन रहता है। अब उसमें भी बेल्टिक सी पे जर्मन कंट्रोल था, जिसकी वजह से उन्होंने सप्लाईज को रोक दिया था। अब सप्लाईज रुकने की वजह से ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो बंद होने लगी थी। able-bodied men were sent to able-bodied men were sent to the war। जो हत्थे कट्टे थे, अब 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा आर्मी की डेथ हो चुकी है, तो जो भी कंट्री में एबल बॉडीड मैन थे, जो लोग कुछ कर सकते थे, ठीक है, हेल्दी जो थे, उन्हें वॉर लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। ऐसा नहीं कि आर्मी के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था, ऐसे ही जेन्युइनली उठा के वॉर में भेज दिया जाता था। अब जो लोग काम करने लायक थे, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते थे, अदर वर्क करते थे, उन सबको भेज दिया गया आर्मी में। तो इससे क्या हुआ? देयर वॉज अ लेबर शॉर्टेज। अब सारी जो इंडस्ट्रीज है वो बंद पड़ने लगी। 2 रीजन से बंद पड़ रही थी। पहला रीजन था
कि सप्लाईज कट ऑफ था, और दूसरा रीजन था कि लेबर का भी शॉर्टेज होने लगा था। जितने भी एबल बॉडीड मैन थे, जो लोग काम कर सकते थे, उन सबको भेज दिया गया वॉरलैंड। सबको इन द सेंस कि अब ये मत कहना कि सर 100% को भेज दिया गया था, क्या सबको इन द सेंस कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एबल बॉडीड मैन वर सेंट टू द वॉर। जो हट्टे खट्टे थे, जो काम कर सकते थे, उन सबको वार लड़ने के लिए भेज दिया गया, जिसकी वजह से देयर वाज अ लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप्स वर शट डाउन। जो छोटी मोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्रीज तो फिर भी चल रही थी, जो थोड़े बहुत गुड्स मिल रहे थे, रॉ मटेरियल्स, उससे काम चला रही थी। जो छोटी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो बिल्कुल शट डाउन होने लगी, तो स्मॉल वर्कशॉप्स वर शट डाउन, वो बंद हो गए। ये बात हो रही है बेसिकली 1916 की। 1914 में वॉर शुरू हुआ था, उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। 1916 आते आते, 1914 से 1915, 1915 से 1916 आते आते ये सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेबर शॉर्टेज हुआ, इंडस्ट्रीज वगैरह बंद होने लगी, स्मॉल वर्कशॉप बंद होने लगे, साथ ही साथ रेलवेज बिगेन टू ब्रेक डाउन। 1916 में रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब कि ये नहीं कि रेलवे लाइंस टूटने लगी, टूटना इन द सेंस कि रेलवे लाइन जो थी वो भी अब काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि रेलवे लाइन में भी रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होता है उसके मेंटेनेंस वगैरह के लिए, और साथ में उसमें भी लोगों की जरूरत पड़ती है ऑपरेट वगैरह करने के लिए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा बंद हो चुका था, लेबर का शॉर्टेज हो चुका था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, सारी चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से जो रेलवे लाइंस था वो भी अब ठप्प पड़ने लगा था, बंद होने लगा था। रेलवे लाइंस पर शट डाउन सिंपली कह सकते हो। तो रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक अप। लार्ज सप्लाईज ऑफ फूड, कहीं भी वॉर होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स जेन्युइनली आती है, ज्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम आती है। लार्ज सप्लाईज ऑफ फूड वर सेंट टू फीड आर्मीज। अब आर्मी जो बॉर्डर पे लड़ रही है उससे हेल्दी रहना जरूरी है, या फिर आप तो थोड़ा मोड़ा खा के भी काम चला लोगे, लेकिन जो आर्मीज बॉर्डर में लड़ रही है, जो आपकी रक्षा कर रही है, उसके लिए सबसे जरूरी है कि उसको आप ढंग से सप्लाई करो फूड, ठीक है। तो कंट्रीज, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा था, सारे के सारे जो क्रॉप्स थे उसको आर्मी डिस्ट्रॉय करते चल रही थी, बहुत ज्यादा क्रॉप्स को आर्मी डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा बंद हो चुका था, जहाँ से इंडस्ट्रीज में ब्रेड्स वगैरह प्रोड्यूस हो नहीं रहे थे। जो थोड़े बहुत गुड्स थे, फूड आइटम्स थे, वो ज्यादातर जो थे उसका ज्यादा लार्ज प्रोपोर्शन वर सेंट टू फीड आर्मी। ज्यादातर पार्ट जो था वो आर्मी को फीड करने के लिए भेज दिया गया। अब इससे क्या हुआ, देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स एंड ब्रेड्स इन द सिटीज। जो भी ग्रेन्स और ब्रेड्स था उसका लार्ज प्रोपोर्शन, एक लार्ज अमाउंट भेज दिया जाता था आर्मी को फीड करने के लिए, जिसकी वजह से जो सिटीज था, सिटी उसमें बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने लगा ग्रेन्स और ब्रेड्स का, लोगों के पास खाने के लिए कुछ रहा नहीं। अब राइट्स एट ब्रेड शॉप्स बिकेम नॉर्मल। राइट्स एट ब्रेड शॉप्स बिकेम नॉर्मल। जो ब्रेड शॉप्स था उस पे दंगे होने लगे। राइट्स का मतलब दंगे होते हैं, मीन्स मार झगड़े होने लगे बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग जाते थे शॉप्स पे और ब्रेड्स मिलता नहीं था। जो थोड़ा बहुत रहता था, अगर ब्रेड वाला जो है अपने लिए भी रखा रहता था तो उसके भी लड़ाई हो जाती रही होगी। तो ओवरऑल हुआ क्या, देखो हर सेक्टर में लगभग प्रॉब्लम हो गई थी। सबसे पहले हमने देखा कि आर्मीज और कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई थी, जिसकी वजह से आर्मी नाराज थे, आर्मी लड़ना नहीं चाह रही थी। एंटी जर्मन सेंटीमेंट जनरेट हुआ, जिसकी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्रेड रख दिया गया। इसके बाद इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल्स वगैरह का सप्लाई है वो कट ऑफ कर दिया गया, क्योंकि बाल्टिक सी जो था, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बाल्टिक सी जो था उस पर जर्मन का कंट्रोल था, ठीक है। जर्मन ने इनका जो भी रिसोर्सेस है उसको रोक दिया था। आगे देयर वाज अ लेबर शॉर्टेज। जो भी एबल बॉडी मैन थे, दे वर कॉल्ड टू वॉर्स, उन्हें वॉर लड़ने के लिए बुला दिया गया, जिसकी वजह से देयर वाज अ लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप्स पर बिगेन टू शट डाउन। स्मॉल वर्कशॉप जो है वो बंद होने लगे। रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेकअप, रेलवे लाइंस भी बंद होने लगी। लार्ज सप्लाईज वर सेंट टू फीड द आर्मीज। लार्ज सप्लाईज जो था ग्रेन्स और ब्रेड्स का वो आर्मी फीड करने के लिए भेज दिया, जिसकी वजह से देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड्स एंड ग्रेन्स ब्रेड्स इन द सिटीज। सिटीज में जो ग्रेन्स और ब्रेड्स था उसका शॉर्टेज होने लगा। बिकॉज ऑफ दिस देयर वर राइट्स एट द ब्रेड शॉप्स। अब देखो पब्लिक पहले ही चाह रही थी, क्योंकि कैजुअलिटीज हो रहा था तो पहले ही चाह रही थी कि वार को बंद किया जाए। आर्मी नहीं लड़ना चाह रही थी,
उसके बाद यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हो कि सोसाइटी में हर तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही थी, लोगों का जीना मुश्किल हो गया था. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंसिडेंट पीपल टर्न्ड अगेंस्ट जार. लोग अब जार के खिलाफ जाने लगे. और अब इसके बाद जार के खिलाफ लोग जा रहे हैं. तो अब 1915 से 1916 का टाइम जो आ रहा है, 1916 से शुरू होगा हमारा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन वाला टाइम. ठीक है, 1916 में जो कुछ भी इम्पैक्ट ये रहा फर्स्ट वर्ल्ड का, इसकी वजह से अब दोबारा से रेवोल्यूशन शुरू होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रेवोल्यूशन वाला पार्ट फिर से. अभी तक हमने देखा कि 1905 में रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद कुछ टाइम के लिए सिस्टम स्टेबल हो चुका था. लेकिन 1940 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो 1916 तक सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि दोबारा से रेवोल्यूशन की सिचुएशन जनरेट होने लगी. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय.